हेलो चैंपियंस। वेलकम बैक टू विंग्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। रौनक राव दिस साइड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है, दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट, सो हम चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आंसर आप इन एडवांस प्रिपेयर करके जा सकते हो, एंड ट्रस्ट मी यू विल डेफिनेटली फाइंड मिनिमम टू मिनिमम 60 to 70% क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। सी, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस इस पीडीएफ से आएंगे या फिर इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट यही लाइन उठ कर आएगी क्वेश्चन की, बट इसी कंटेक्स्ट का क्वेश्चन आएगा जो आप इस क्वेश्चन के लिए आंसर प्रिपेयर करोगे, सेम आंसर उसमें सूट हो जाएगा एक या दो क्वेश्चन को कंबाइन करने के बाद। राइट, सो इट मीन्स कंटेक्स्ट सेम होगा क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में आएंगे। राइट, बाकी आपको आइडिया एक बार प्री बोर्ड एग्जाम्स के बाद भी लग जाएगा कि इस पीडीएफ से कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड कितने क्वेश्चंस नहीं आते। राइट, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्विकली स्टार्ट करते हैं अपना chapter, sorry, are important questions from this book, second book. Right, tell me in the comment section कैसा लगा आपको एग्जाम के बाद, कितने क्वेश्चंस आए इसमें से। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, यू विल ईजिली फाइंड पीडीएफ, दिस पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट इन आर टेलीग्राम चैनल। राइट, हमारा टेलीग्राम चैनल है जो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। राइट, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। राइट, सो नो नीड टू वरी, क्विकली एक बार क्वेश्चंस और की पॉइंट्स में उनके आंसर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर नंबर 1 इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो इस चैप्टर से जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया जस्ट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट होने के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट के सामने या इंडिया के सामने क्या मेजर चैलेंजेस थे। एंड यू ऑल नो, ये चैप्टर की स्टार्टिंग में आता है कि वहाँ पे देयर वर 3 मेजर चैलेंजेस। राइट, कौन कौन से 3 चैलेंजेस थे? You all know that is implementation of democracy, then bringing equality and development in the country are the three major challenges. कंट्री को डेवलप करना था, सोशो इकोनॉमिक इक्वेलिटी लेकर आनी थी, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। राइट, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में, मीन्स पार्टीशन का मतलब जब दो सेपरेट कंट्रीज बनी थी, इंडिया एंड पाकिस्तान, सो उसका कॉन्सिक्वेंसेज, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। सी, वी ऑल नो इंडिया और पाकिस्तान क्यों सेपरेट हुआ था, बिकॉज मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसने प्रपोज की थी टू नेशन थ्योरी, कि हम दो कंट्रीज बनाएं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स एंड इंडिया, दैट इज भारत फॉर हिंदूज। राइट, हुआ कुछ ऐसा ही था, बट स्टिल कुछ लोग हमारे उस साइड रह गए थे और वहाँ के लोग कुछ इस साइड रह गए थे। सो इसको बिल्कुल परफेक्ट वे में अगर कोई मूवी रिप्रेजेंट करती है, दैट इज सन्नी देओल्स गदर मूवी। राइट, सो कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हम बात करें कि क्या रिजल्ट था, क्या इम्पैक्ट था पार्टीशन का इंडिया और पाकिस्तान का, देन देर आर सो मैनी पॉइंट्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, सभी एसेट्स को डिवाइड किया गया था। राइट, इवन पेन्स, चेयर्स, वेपन्स, मिलिट्री, सब चीज़ों को डिवाइड किया गया था। देन अ लॉट ऑफ पीपल मूव्ड और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस, बहुत सारे लोगों को अपना नेटिव प्लेस छोड़कर दूसरी जगह मूव करना पड़ा था। मास स्केल किलिंग, बहुत बड़े स्केल पे किलिंग हुई थी लोगों की। राइट, हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही साइड से काफ़ी लोग मारे गए थे, सिख्स एज वेल। राइट, देन प्रॉब्लम्स लाइक रेप एंड अबडक्शन ऑफ वीमेन, वीमेन्स वर अबडक्टेड, किडनैप कर लिया गया था, दे वर रेप्ड। राइट, एंड वीमेन वर इवन फोर्स टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, वीमेन को फोर्स किया जा रहा था अगर कैप्चर कर लिया गया, दैट नाउ यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। राइट, सो दीज वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही पॉइंट्स है, देर आर मैनी मोर पॉइंट्स विच यू कैन रिवाइज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज integrating princely states was a big challenge in front of independent India. Briefly explain. Yes, princely states को integrate करना, ब्रिटिश सर से इंडिपेंडेंट होने के बाद देर वर टू मेन एरियाज, इंडिया के अंदर ही दो मेन एरियाज थे, वन वॉज प्रिंसली स्टेट्स एंड अनदर वॉज दैट इज एरिया विच वॉज डायरेक्टली अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न कर रही थी और वो इंडिया के पास आ गया, दैट इज ब्रिटिश प्रोविंस टू इंडियन प्रोविंस। बट प्रिंसली स्टेट्स वर द डिफरेंट एरियाज विच वर गवर्नड बाय प्रिंस, मीन्स
एट सुप्रीम सबसे ऊपर तो ब्रिटिशर्स का ही रूल था, बट फिर भी ब्रिटिशर्स ने इन एरियाज को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हुई थी या कुछ इंडिपेंडेंस दी हुई थी, दैट्स वाई दे वर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ सो देयर वर 556 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स, राइट। अब उन 556 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करना वाज अ बिग चैलेंज, राइट। एंड आपकी बुक में दो इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स का एग्जांपल गिवन है, दैट इज वन इज हैदराबाद, जिसमें निज़ाम का एग्जांपल आता है, दैट हाउ निज़ाम वाज द प्रिंस, इसीलिए उसको प्रिंसली स्टेट बोला गया हैदराबाद को, एंड हाउ इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद टुक प्लेस, राइट। देन आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे अबाउट जम्मू कश्मीर एंड मणिपुर एज वेल, ठीक है। इस वाले चैप्टर में आपको एक ट्रेवनकोर के बारे में भी बताया गया है, दैट हाउ दीज स्टेट्स वर मर्ज्ड विद द इंडिया। सो प्रिंसली स्टेट को मर्ज करना एक कैसे बिग टास्क था, यू नीड टू ब्रीफली एक्सप्लेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राइट। नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेल्ट विद प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों, ये इंडिविजुअल भी आ सकता है कि हैदराबाद के साथ कैसे डील किया एंड मणिपुर के साथ कैसे डील किया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे हैदराबाद से निज़ाम को हटाया, राइट, एंड हाउ मणिपुर वॉज एडिड इन इंडिया, जहाँ पे राजा बौद्धाचार्य थे, राइट। सो इन दोनों की हमें स्टोरी लाइन पता होना चाहिए, दैट हाउ गवर्नमेंट एडिड प्रिंसली स्टेट्स लाइक हैदराबाद एंड मणिपुर, उनको कैसे इंटीग्रेट किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टुक प्लेस इन इंडिया। इसी के बाद एक सेगमेंट आता है, अभी इंडिया में जैसे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट। सो हाउ दिस रीऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस, राइट। जैसे अभी रिसेंटली हमने 1 नवंबर को हरियाणा डे सेलिब्रेट किया, राइट। सो हाउ स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड, सो इसमें मेन पॉइंट जो हमने पढ़ा था दैट इज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया है, स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, जिसके लिए काफ़ी कमीशंस भी बनाए गए थे, जैसे जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा भाई सिरीमैया, जिन्होंने मना कर दिया था लिंग्विस्टिक बेस पे, लेकिन बाद में फजल अली कमीशन बनाया गया और फजल अली कमीशन ने बोला दैट यस वी कैन क्रिएट स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किस बेसिस पे हुआ है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अभी भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्टेट्स जो हमारी हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी हुई है, राइट। हरियाणा हरियाणवी, पंजाब पंजाबी, राइट, तेलुगु आंध्र प्रदेश। याद रखना आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the major recommendations of the State Reorganization Commission 1953? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एक कमीशन, एक कमेटी सेटअप की गई थी टू चेक वेदर हम इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। सो व्हाट वर द मेजर रिकमेंडेशंस, क्या मेजर रिकमेंडेशंस थी उसकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, यू नीड टू लर्न द पॉइंट्स, राइट, इंपॉर्टेंट। सो these are the most important questions from chapter 1, बट इनके आंसर्स आप तभी फिगर आउट कर पाओगे when you have thoroughly read chapter 1 or twice। एक या दो बार चैप्टर को thoroughly रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस के मीडियम से उनको पूरा लर्न कर लो, राइट। आई होप समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर 2, that is era of one party dominance। See, I am again telling you, I am just telling you the most important questions। हम आंसर वाइज की पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर रहे हैं बट इन ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, राइट। बट आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये पीडीएफ डाउनलोड करना और क्वेश्चन वाइज इन सभी के आंसर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आइदर फ्रॉम आर यूट्यूब वीडियोज जो मैंने बनाई हुई है चैप्टर्स की, या फिर फ्रॉम द सोर्स विच यू आर रेफरिंग। नो वरीज, कहीं से भी पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ना है और मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, राइट। नाउ व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द रीजंस फॉर डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। कांग्रेस रेगुलरली पहले 3 जनरल इलेक्शन में 51, 56 एंड 62 वाले इलेक्शंस में रेगुलरली जीतती आई। व्हाट वर द रीजंस, मैनी रीजंस, देयर आर अराउंड 10 to 12 रीजंस कि कांग्रेस पार्टी क्यों हर बार हर इलेक्शन में जीतती आई। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में उसने क्यों डोमिनेट करा। ओल्डेस्ट पार्टी, मोस्ट पॉपुलर पार्टी, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, राइट। ऑल इंक्लूसिव पार्टी, चार्मिस्टिक लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू। देयर आर सो मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स that made that why Congress dominated the first 3 general election. Next question, how Congress emerged as one of the most popular party in independent India। इसी के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्या रीजंस थे जिसने कांग्रेस को एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी बनाया इंडिपेंडेंट इंडिया में। एक तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी, ओल्डेस्ट पार्टी, राइट। देन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया, दे ऑल फ्रॉम कांग्रेस।
ऑल इंक्लूसिव नेचर था कांग्रेस का, राइट। कुछ पॉइंट्स आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो कि क्या रीजन थे दैट कांग्रेस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, और उस टाइम पे कोई इसके कंपटीशन में भी नहीं था, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस वॉज अ पार्टी ऑफ ग्रेट सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। इट मीन्स कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा सोशल और आइडियोलॉजिकल मीन्स अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आने वाले और अलग अलग आइडियोलॉजी थिंकिंग रखने वाले लोग कोएलिशन मीन्स साथ में थे। यस, इट वॉज राइट। डू यू एग्री? यस, कंप्लीटली राइट, बिकॉज कांग्रेस एक ऐसी इंक्लूसिव पार्टी थी, ऑल इंक्लूसिव पार्टी, दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, ट्रेडर्स, even women were part of it, and ideological coalition, yes, some were moderate, some were extremists, right? So हर सेगमेंट के हर टाइप के लोग कांग्रेस में थे, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली राइट। इसमें हम पॉइंट्स रखते हैं, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाला डाल सकते हैं, देन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, एंड इवन women were part of कांग्रेस पार्टी, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लेड टू एमरजेंस ऑफ ओपोजिशन पार्टीज। ओपोजिशन पार्टीज का एमरजेंस कैसे स्टार्ट हुआ? वैसे तो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले ही वो आ गया था। पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद द रूल ऑफ कांग्रेस, उन्होंने अपनी अलग पार्टीज बनाना स्टार्ट कर ली थी, विच एमर्ज्ड एज ओपोजिशन पार्टीज। हाउ इट चेंज्ड इंडियन पॉलिटिक्स, और ओपोजिशन ने इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे चेंज किया? इट मीन्स ये ओपोजिशन का रोल पूछ रहा है कि ओपोजिशन का मेन क्या रोल होता है, दैट इज क्वेश्चन द रूलिंग गवर्नमेंट, या जो मेन गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है जिस पार्टी ने, उसको क्वेश्चन करना, पॉलिसीज बनवाना उनसे, उनको लोगों की कंडीशन के बारे में बताना, राइट। सो इट मीन्स मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, वी हैव टू लर्न रोल ऑफ ओपोजिशन पार्टीज। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ओपोजिशन पार्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, हाउ एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू एक्सप्लेन, राइट। आई होप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 से क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 3, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। इंडिया की प्लानिंग के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, विच इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वाई। इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल डेवलपमेंट अडॉप्ट किया और क्यों? सी, अगर हमने लास्ट बुक अगर हम रिकॉल करें तो हमने दो इकोनॉमिक मॉडल पढ़े हुए हैं। वन इज कैपिटलिस्ट जो यूएसए फॉलो करता था, एंड अदर इज सोशलिस्ट जो यूएसएसआर फॉलो करता है, राइट। सो इंडिया ने इनमें से कौन सा मॉडल फॉलो किया या कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया? दोनों ही नहीं, बिकॉज इंडिया ने फॉलो किया मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल मीन्स हमने कुछ प्रोविजंस कैपिटलिज्म से लिए और कुछ आइडियाज हमने सोशलिज्म से लिए, राइट। सो इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और अब वही फॉलो क्यों किया? बिकॉज इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ पे हर क्लास के लोग हैं, हर क्रीड के लोग हैं, रिच क्लास, पुअर क्लास, राइट। सो सभी के आइडियाज को एकोमोडेट करने के लिए और कंट्री की डेवलपमेंट एज वेल एज प्राइवेट ओनर्स के थ्रू डेवलपमेंट कराने के लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। इट मीन्स मैं इजी वर्ड्स में बताऊं आपको तो इंडिया की सिचुएशन को मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ही सूट करता था, ना ही सोशलिस्ट करता था और ना ही कंप्लीटली कैपिटलिस्ट करता था, बिकॉज इंडिया वॉज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री और उसको अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना था। सो इंडिया अडोप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, राइट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग कमीशन के अंडर गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला था दैट वी विल मेक 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स FYPs। अंडर 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि अगले 5 साल के लिए हमें किस किस एरिया में डेवलपमेंट करनी है एंड व्हाट विल बी द बजट, राइट। अंडर प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट यूज टू डिक्लेयर 5 ईयर प्लान्स एंड इन दोज 5 ईयर प्लान्स गवर्नमेंट यूज टू फाइनलाइज द बजट कि कौन सा बजट होगा। देर वर सर्टेन फिक्स्ड बजट जो बिग अमाउंट के होते थे जिनका एक्सपेंडिचर होना ही होना है, एंड देर वर सम अनप्लान्ड बजट जो लास्ट मोमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते थे, राइट। सो 5 ईयर प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडिविजुअली भी आ सकता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान एंड थर्ड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज गिवन बाय KN राज, राइट, जिसमें एग्रीकल्चर पे फोकस था। सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज बाय स्टैटिस्टिकल ऑफिसर PC महालानोबिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए सेकंड 5 ईयर प्लान को PC महालानोबिस प्लान भी बोल देते हैं। एंड दिस प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहीं पे थर्ड 5 ईयर प्लान आता है जिसमें हमारा फोकस लगभग दोनों सेक्टर पे होता है, एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज। हम बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज प्लानिंग कमीशन, व्हेन एंड व्हाई इट वाज मेड। व्हाट वाज प्लानिंग कमीशन, क्या था प्लानिंग कमीशन जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने फर्स्ट इलेक्शंस के बाद फॉर्म किया था। व्हेन इट वाज मेड, यू ऑल नो 1950, 152, एंड व्हाई इट वाज मेड, और प्लानिंग कमीशन हमने क्यों बनाया था, राइट। सो व्हाई प्लानिंग कमीशन वाज मेड।
राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नीति कमीशन और नीति आयोग, सॉरी ये नीति कमीशन नहीं होगा बच्चों, इट विल बी नीति आयोग, इसको सही कर लीजिएगा, दैट इट विल बी नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमने 2015 में एक नया कमीशन बनाया विच इज नोन एज नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये भी इंडिया की होलिस्टिक डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम करता है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके जो हेड होते हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री, पीएम नीति आयोग के हेड होते हैं। एंड ये भी प्लानिंग कमीशन को हमने रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग से, बस इतना है। बाकी हाँ, ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छे वे में हर एक सेक्टर को डेवलपमेंट करने के ऊपर ध्यान देता है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल सेक्टर को, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। आप बता सकते हो जितने भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, राइट, फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग टू 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, टू बिल्डिंग आईआईटीज यूनिवर्सिटीज, देन टू बिल्डिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्रीज। यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग दैट इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, राइट। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, मींस इंडिया के बाहर की कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस है, राइट। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम क्या थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हु, वाई एंड व्हेन स्टार्टेड इट। हु स्टार्टेड इट, यू नो जवाहरलाल नेहरू विद 4 अदर मिनिस्टर्स ऑफ अदर कंट्रीज, जो बाहर कंट्रीज के हेड से उनके साथ मिलके। वाई, सो दैट हम यूएसएसआर और यूएसए दोनों से सेपरेट डिस्टेंस मेंटेन कर सके, ना हमें यूएसए की साइड जाना था ना यूएसएसआर की साइड कोल्ड वॉर में। सो दैट्स वाई वी अडोप्टेड दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड व्हेन स्टार्टेड इट, जिसमें आपने पढ़ा होगा दैट इज बेंडुंग कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑल दीज थिंग्स, दैट हु, व्हेन एंड व्हाई स्टार्टेड इट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, briefly explains Nehru's role in shaping India's external relations, foreign policy. What was the role of Nehru? नेहरू का क्या रोल रहा था शेप करने में इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस, या फिर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें। सो वही नाम वाला मेन पॉइंट आएगा यहाँ पे उठ के कि ही स्टार्टेड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एफ्रो एशियन यूनिटी की बात नेहरू ने की थी, राइट। एंड देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात नेहरू ने की थी, एटॉमिक वेपन्स की डेवलपमेंट की बात नेहरू ने की थी। सो ऑल द पॉइंट्स, मतलब नेहरू का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द फॉरेन मिनिस्टर। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट, और जो फॉरेन मिनिस्टर बने थे वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाई नेहरू एडवोकेटेड एफ्रो एशियन यूनिटी। जवाहरलाल नेहरू ने एफ्रो एशियन मीन्स अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज की यूनिटी की बात, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, क्विकली थोरोली गो थ्रू इट। देन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडो सीनो कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या था 1962 में, और अभी प्रेजेंट रिलेशंस कैसे हैं। इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या रहा था, हमने पाकिस्तान के साथ कितने वॉर हो चुके हैं, 1947, 1971, 1999 कारगिल, एंड अभी जो मेन तो नहीं, एक वॉर स्किप हो गया, हाँ 1947 के बाद 1965 आएगा जी, 1947, 1965, 1971 एंड 1999 कारगिल वॉर, राइट। और एट प्रेजेंट हमारे कैसे रिलेशन है, यू वेरी वेल नो। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, रीज़न बीइंग अभी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हाल फिलहाल हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको बांग्लादेश कर लेना, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, एक छोटा सा आर्टिकल गिवन है दैट कैसे बांग्लादेश बना और इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे बांग्लादेश की हेल्प करी बनने में, क्योंकि पहले बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इसे बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, इसे बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, और इस ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करता था वेस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, राइट। सो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, 6 to 7 पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कि हम कैसे नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं, मल्टी अलाइनमेंट को फॉलो करते हैं, राइट, और हम कैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं, राइट, मल्टी पोलर वर्ल्ड को हम एडवोकेट करते हैं। सो यू नीड टू लर्न इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, मीन्स बाकी कंट्रीज के टूवर्ड्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, प्रोटेक्टिंग द नेशनल इंटीग्रिटी, ये सभी पॉइंट्स आएंगे।
इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का कैसे यूज करेंगे। हमने 2 टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किया है, दैट इज वन टाइम इंदिरा गांधी के टाइम पे इन 1974 एंड अनदर टाइम इन 1998, राइट। सो दोनों ही टाइम वर्ल्ड हमारे इस न्यूक्लियर टेस्ट से हैप्पी नहीं था, बिकॉज वो नहीं चाहते थे, यूएसए जैसी कंट्रीज ने भी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन बनाए और पावरफुल कंट्री डिक्लेयर हो, राइट। सो न्यूक्लियर फॉरन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी में हम लिखेंगे नो फर्स्ट यूज, नो एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, no first use, no expansion of nuclear weapons. Then we can write another point, that is no use against civilian, no use of nuclear weapon against non nuclear weapon country, right. So these are the major points which we can write in our answers. Moving on to the next chapter, that is challenges to and restoration of Congress system. क्या चैलेंजेस आए कांग्रेस को मेनली जब जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी, एंड हाउ इट रिस्टोर्ड इट्स मोनोपोली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डेथ ऑफ नेहरू एंड शास्त्री वाज अ बिग शॉक टू इंडिया एंड इट्स पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन। यस, नेहरू और नेहरू के बाद शास्त्री को पीएम चूज किया गया और इनकी भी डेथ हो गई। इट वाज अ बिग शॉक टू इंडिया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा शौक था, बिकॉज इट वाज अ बिग क्वेश्चन कि अब नेक्स्ट पॉलिटिकल लीडर किसे बनाए। प्लस इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, सोशल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू ग्रेट क्राइसिस, राइट। सो वील एक्सप्लेन दिस। Next question, how death of two PMs, prime ministers, in a very short period of time led to conflict within Congress? Yes. कैसे लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद कांग्रेस डिवाइड होना स्टार्ट हो गई, या कांग्रेस में स्प्लिट आना स्टार्ट हो गया, या हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस में टेंशंस क्रिएट हो गई। या आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, दैट इज मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, राइट। सो देर वॉज कॉन्फ्लिक्ट, और यहीं से पार्टी डिवाइड होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाती है, राइट। सिंडिकेट, देन कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर वाला डिवीजन जो हमने रीड किया। सी स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर की समरी विद द हेल्प ऑफ नोट्स, मैंने मैक्सिमम चैप्टर्स की वीडियो बनाई हुई है इसमें से, अब ठीक है 5 to 7 चैप्टर्स की तो आई थिंक ऑलमोस्ट बना दी है। सो ये आपको वीडियोस में मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन में मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। सो प्लीज़ अच्छे से वहाँ जाके वीडियो देख लेना और रिवाइज कर लेना फॉर योर एग्जाम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफेक्शन, हाउ दिस प्रैक्टिस वॉज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पार्टी पॉलिटिक्स। डिफेक्शन किसे बोलते हैं, यू ऑल नो दैट इलेक्शन होने के बाद अगर एक मिनिस्टर अपनी पार्टी चेंज करता है, इट इज नोन एज डिफेक्शन। और यू हैव टू टेल मी नाउ कि क्या इंडिया में डिफेक्शन अभी भी है या नहीं है। वीडियो को यहीं पे पॉज करके यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इंडिया में डिफेक्शन अभी भी है या नहीं है, और अगर नहीं है सो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसे हटाया गया। सी, अगर आप ऐसे पॉइंट अभी इसके ऊपर सर्च करके याद करोगे ना तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा दैट when defection was removed, right। how this practice was a cause of concern for party politics। हाँ, एक मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद दूसरे उसमें चला जाता है, इससे आपको याद आ रहा होगा आया राम गया राम वाला जो सिचुएशन है, दैट इज इट वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पार्टी पॉलिटिक्स, क्योंकि एक नेता या कुछ 3-4 नेता ही एक गवर्नमेंट को बनाने में या एक गवर्नमेंट को गिराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगर ज़्यादा मेजोरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है, राइट। सो इससे अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, थिंग्स आर नॉट स्टेबल। सो इसीलिए डिफेक्शन को गवर्नमेंट ने हटा दिया था। यू विल टेल मी कब हटाया था, राइट, फ्रॉम द provisions of, or you can say it was banned। next question, what led to split in congress। कांग्रेस में स्प्लिट आना, कांग्रेस में डिवाइड आने का रीजन क्या था। विच टू फैक्शंस वर फॉर्म्ड, स्प्लिट आने के बाद कौन से दो फैक्शंस बने। वी नो कांग्रेस आर, दैट इज इंदिरा गांधी जिसको लीड कर रही थी, एंड कांग्रेस ओ, दैट इज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट थे। कांग्रेस ओ में सिंडिकेट्स थे, सिंडिकेट्स कौन थे, यू विल टेल मी। देन कांग्रेस आर लेड बाय इंदिरा गांधी, और दोनों की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म सिंडिकेट, सेम क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज सिंडिकेट कौन थे, चलो मैं ही बता देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन कांग्रेस। कांग्रेस में कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने पहले मोरारजी देसाई को चूज ना करके इंदिरा गांधी को पीएम चूज किया था, बिकॉज वो सोचते थे कि इंदिरा गांधी उनको सपोर्ट करेगी या इंदिरा गांधी उनकी बात मानेगी। सो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंशियल जो लीडर्स थे, देवर नोन एज सिंडिकेट। बाद में इन्हीं सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी से नाराज होकर जो सेपरेट ग्रुप बनाया, दैट इज कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
हाउ कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी मैनेज टू विन 1967 एंड 1971 जनरल इलेक्शंस। इंदिरा गांधी ने 1967 में और 1971 में इलेक्शंस जीतने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, या क्या क्या स्लोगन्स अपनाए, या क्या क्या कंट्री में करा, क्या क्या लॉज बनाए। यू नीड टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग कि कांग्रेस ने, या फिर मैं कहूँ इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीतने के लिए किन किन चीज़ों को अडोप्ट किया। यू नीड टू मेंशन ऑल द थिंग्स, राइट। आई होप ये क्लियर होगा बिल्कुल। 10 पॉइंट प्रोग्राम, देन गरीबी हटाओ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स, सभी पॉइंट इसमें हम मेंशन करेंगे, राइट। क्विकली बस सम अप कर रहे हैं विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही चैप्टर बचे हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। क्राइसिस मैंने बताया था, दैट इज डेंजर। डेमोक्रेटिक ऑर्डर मीन्स हमारी डेमोक्रेसी। व्हाट पुट डेमोक्रेसी इन डेंजर, किस चीज़ ने डेमोक्रेसी को हमारी कंट्री में डेंजर में डाल दिया था। सी स्टूडेंट्स, आंसर्स की पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगर क्वेश्चन सुनने के बाद आप आंसर रिकॉल कर पा रहे हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इसमें से अगर आप 95% क्वेश्चंस के आंसर रिकॉल कर पा रहे हो पढ़ने के बाद, सो इट मीन्स योर प्रेपरेशन इज गोइंग ऑन अ राइट साइड। आपकी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है, अच्छी चल रही है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते आंसर क्लिक कर पा रहे हो कि मैं इसके ये पॉइंट्स में लिख सकता हूँ, या इसका ये आंसर मैं लिख सकता हूँ, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सही चल रही है, राइट। सो इसे एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट, ओरल प्रैक्टिस। वट पुट डेमोक्रेसी इन डेंजर इन इंडिया बिटवीन 1970s टू 1980s, ऐसा क्या हुआ इंडिया में जिससे उसकी डेमोक्रेसी डेंजर में आ गई थी। इट वॉज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरजेंसी, और एमरजेंसी किसने लगाई थी, इंदिरा गांधी ने। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरजेंसी वॉज अ रीजन, राइट। ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजंस विच लेड टू इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी, क्या रीजंस थे, क्या हुआ था ऐसा कंट्री में जो इंदिरा गांधी को एमरजेंसी लगानी पड़ी। सो मैनी पॉइंट्स लाइक करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बिहार स्टूडेंट प्रोटेस्ट, गुजरात स्टूडेंट प्रोटेस्ट, राइट, देन रेलवे स्ट्राइक, देन जेपी नारायण was conducting all India movement in the Delhi against the government, then Allahabad High Court ने डिक्लेयर कर दिया that election of Indira Gandhi is invalid. So इतने सारे पॉइंट्स थे what forced Indira Gandhi to impose emergency for her personal benefit, right. Next question, वट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमरजेंसी। अब इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी तो लगा दी, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके रिजल्ट, उसके इम्पैक्ट क्या हुए। पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन, शक के बेसिस पे लोगों को जेल में डाला गया। देन फंडामेंटल राइट्स लोगों के बंद हो गए। फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो गई, सेंसरशिप लगा दी गवर्नमेंट में। फोर्ज स्टरलाइजेशन स्टार्ट हो गया, इट सो मैनी थिंग्स दैट वट वर द कॉन्सिक्वेंसेज। एमरजेंसी लगने के बाद जो जो चीज़ें भी गवर्नमेंट ने की, राइट, फोर्सफुली, यू नीड टू मैंशन ऑल द थिंग्स। आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, ठीक है। दीज वर द थिंग्स। विच लेसन्स कैन बी डिराइव्ड आउट फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी की इम्पोजिशन से हम क्या क्या लेसन्स ड्राइव आउट कर सकते हैं, राइट। आपकी बुक में लेसन्स गिवन है, लाइक इंडिया से डेमोक्रेसी हटाना इज अ बिग टास्क, और इंडिया से डेमोक्रेसी नहीं हटेगी कभी भी। देन अनदर पॉइंट वॉज दैट एमरजेंसी के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको चेंज करने की या मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, राइट। सो 2-3 लेसन्स आर ऑल्सो गिवन, सो क्विकली रिवाइज देम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्वेश्चन इज, जनता गवर्नमेंट अनेबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। यस, जनता गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाई थी 1977 में इलेक्शंस में आने के बाद भी। दिस लेड टू एमरजेंसी ऑफ कांग्रेस वंस अगेन, और इसी वजह से कांग्रेस दोबारा इलेक्शन जीत जाती है। एक्सप्लेन विद द वैलिड आर्ग्यूमेंट। यस, जनता गवर्नमेंट, कांग्रेस एमरजेंसी लगाती है 18 मंथ्स के लिए। 18 मंथ्स के बाद जब कांग्रेस एमरजेंसी हटाई जाती है, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन में कांग्रेस हार जाती है, और कौन सी पार्टी जीतती है, जनता गवर्नमेंट जीतती है, जिसमें सभी ओपोजिशन के लीडर्स थे। लेकिन जनता गवर्नमेंट सिर्फ 18 मंथ्स तक ही सर्वाइव कर पाती है, उसके बाद गिर जाती है। रीज़न बीइंग, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, लीडर्स नहीं थे, कोई एम नहीं था, एजेंडा नहीं था, राइट, कोई नैरेटिव नहीं था उनके पास। देन अब दोबारा इलेक्शन होते हैं 1980s में, और उसमें कांग्रेस दोबारा इलेक्शंस जीत जाती है। सो यू नीड टू गिव द वैलिड आर्ग्यूमेंट। वाई शाह कमीशन वो सेटअप, क्या था शाह कमीशन और इसे क्यों सेटअप किया गया था। ये चेक करने के लिए कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई है क्या वो सही ग्राउंड्स पे लगी थी या नहीं लगी थी। बिकॉज इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने बोला कि हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाई है, बट शाह कमीशन की रिपोर्ट ने जो प्रेजेंट किया, यू नीड टू टेल दैट व्हाट वर इट्स रिकमेंडेशन। शाह कमीशन ने अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बाद क्या क्या चीज़ें बताई थी, यू नीड टू नो, राइट। नेक्स्ट इज रीजनल एस्पिरेशंस। चैप्टर नंबर 7, what led to demand for more autonomy means more power to take their own decision, रीजनल एस्पिरेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्या रीज़न थे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग, या नॉर्थ ईस्ट जो हमारी 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर हम बोलते हैं, टोटल 8 स्टेट्स हैं, राइट। 7 सिस्टर्स का नेम पता होना चाहिए, प्लस एक ब्रदर जो सिक्किम में पता होना चाहिए। तो वहाँ पे लोग क्यों एक ऑटोनॉमी की बात करते हैं या सेपरेट सेशनिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं कि हम कंट्री से अलग हो जाएंगे, राइट, और उनकी डिमांड्स क्या क्या हैं, यू नीड टू मेंशन।
ब्रीफली एक्सप्लेन द जे एंड के इशू, जम्मू और कश्मीर का क्या इशू आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ गवर्नमेंट डेल्ट विद इट, गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर का इशू कैसे स्टार्ट हुआ राजा हरि सिंह वाली सेगमेंट से लेके प्रेजेंट डे, एंड हाउ गवर्नमेंट डेल्ट विद इट, गवर्नमेंट ने इसके साथ कैसे डील किया, राइट। J&K does not only faces external threat, there are internal issues as well which needs to be solved. जम्मू कश्मीर सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट मीन्स पाकिस्तान से सिर्फ खतरा उसे नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इंटरनल इश्यूज भी हैं जो कंट्री के अंदर ही हैं। सो यू नीड टू मेंशन ऑल द इंटरनल इश्यूज कि जो कंट्री में है, दैट इज डिवीजन ऑफ कश्मीरीज, देन डाइवर्सिफिकेशन, देन व्हाट दे डिमांड प्लेबिसाइट, कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान के साथ जाना है, कुछ इंडिया के साथ, कुछ कश्मीर को सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ वायलेंस इन पंजाब, पंजाब में वायलेंस क्यों स्टार्ट हुआ, यू नीड टू नो अकाली दल वाली स्टोरी। व्हाट वाज द रोल ऑफ राजीव गांधी इन सॉल्विंग दिस डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में राजीव गांधी का क्या रोल था, दैट इज राजीव गांधी लोंगोवाला एकॉर्ड, राजीव गांधी लोंगोवाला एकॉर्ड जो साइन हुआ था 1984 में, एंड हाउ दिस डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व्ड, दैट इज पंजाब एकॉर्ड भी जिसको बोला जाता है, राइट। इसमें आपको पता होना चाहिए दिस वायलेंस वाले चैप्टर में पंजाब में, दैट देयर वाज अ पार्टी जिसको बोला जाता था अकाली दल, राइट। अकाली दल पावर में तो आ गई थी पंजाब में इलेक्शन जीत के, बट वो ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसे डिसमिस कर दिया जाता था। सो अकाली दल के जो एक्सट्रीमिस्ट थे, मीन्स जो लड़ाई या इन सब करने में बिलीव रखते थे, दे पिकड अप वेपन्स, गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने वेपन्स उठा लिए और वो गोल्डन टेम्पल में जाकर छिप गए। और अब गोल्डन टेम्पल से उनको निकालने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में काफ़ी डैमेज हुआ गोल्डन टेम्पल को। इस वजह से जो सिख कम्युनिटी थी वो मानने लग गई कि हमारे रिलीजन के ऊपर अटैक, और इसीलिए जो दो सिख बॉडीगार्ड थे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के, जो सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ही शूट कर दिया, जिस वजह से राइट्स और सब हुआ। फाइनली राजीव गांधी पीएम बनते हैं और वो अकाली दल के हेड लोंगोवाला के साथ एग्रीमेंट, हरचंद लोंगोवाला के साथ एग्रीमेंट साइन करके इस डिस्प्यूट को डिसॉल्व करते हैं और उनकी डिमांड्स को कुछ फिलफिल करते हैं कि आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा, रावी ब्यास का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और हरियाणा पंजाब की बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, राइट। नाउ व्हाट लेसन डिमांड फॉर रीजनल एस्पिरेशंस टेल अस अबाउट एकोमोडेटिव नेचर ऑफ इंडिया, इंडिया के एकोमोडेटिव नेचर को, उससे हमें क्या लेसन मिलता है या उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। देयर आर 3 to 4 पॉइंट्स जो लास्ट में गिवन है, बट ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और मैक्सिमम टाइम्स आए भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन 5 मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन इंडिया इन अर्ली 1990s, वो कौन सी 5 मेजर डेवलपमेंट थी जो इंडिया में हुई 1990s के पीरियड में। इसमें किन डेवलपमेंट की बात हो रही है, दिस आर डिफीट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस इलेक्शन हारती है, देन असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, राजीव गांधी का असैसिनेशन, देन अयोध्या डिस्प्यूट, अयोध्या में डिस्प्यूट होता है राम जन्मभूमि वाला डिस्प्यूट, देन मंडल इशू, मंडल इशू मीन्स ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात अप्रूव हो जाती है, जो जनता गवर्नमेंट 1977 में आके किया था उसे अब अप्रूव करती है दोबारा पावर में आके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आती है। ये 5 पॉइंट आपको रट जाने चाहिए क्योंकि 5 मेजर डेवलपमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हेडिंग होगी डिफीट ऑफ कांग्रेस, अयोध्या डिस्प्यूट, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, मंडल कमीशन इशू एंड नेशन न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। दीज आर द 5 मेजर डेवलपमेंट जो 1990s में इंडिया में होती है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What led to emergence of government based on coalition after 1980s, 1980s के बाद ऐसा क्या हुआ कि कोalition गवर्नमेंट आने लगे, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं जैसे पहले कांग्रेस का डोमिनेशन था किसी और पार्टी का था, सिर्फ ऐसा ही चल रहा है। सो इसका क्या रीज़न था, यू नीड टू टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू राइज ऑफ ओबीसी इन द इंडियन पॉलिटिक्स, ओबीसी ग्रुप जो आज के टाइम पे बढ़ा है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसका क्या रीजन है। यू नो मंडल कमीशन वाला पॉइंट यू नीड टू मेंशन, हाउ इट चेंज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडिया में ओबीसी उस कैसा क्या चेंज हुआ कि जो पॉलिटिशियंस है उसमें ओबीसी की तरफ से मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, एंड हाउ इट चेंज द पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया, राइट। इसको एक बार अच्छे से देख लेना। देन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के ऊपर एक ब्रीफ नोट, कब सेटअप किया, क्यों सेटअप किया, क्या रिकमेंडेशंस थी, अप्रूव हुई या नहीं हुई, ओबीसी वाला। हाउ एज ओल्ड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया चेंज्ड आफ्टर 2000, 2000 से अभी तक 2000 से लेकर 2025 तक इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है। यू नीड टू मेंशन कांग्रेस, देन बीजेपी, देन कांग्रेस एंड अगेन बीजेपी। तो प्रेजेंट टाइम तक कैसे पॉलिटिक्स चेंज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए।
What new elements of consensus emerged after beginning of the 21st century? ऐसे क्या consensus थे, ऐसे क्या agreement थे जो emerge out हुए 21st century में या 20th century के लास्ट में? इसमें से कुछ पॉइंट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कॉमन आ जाएंगे, दैट इज अयोध्या डिस्प्यूट वाला आ जाएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाएगा, एंड मंडल कमीशन एज इट इज आ जाएगा, राइट. देयर आर टू और आई थिंक वन और टू मोर पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, दैट व्हाट वर द मेजर कंसेंसस. इसमें एक आइडियोलॉजिकल आ जाएगा कि अब पार्टीज आइडियोलॉजिकल को ना देख के सिर्फ प्रैक्टिकल आइडियाज, प्रैक्टिकलिटी को देखती है, राइट. कि आइडियोलॉजी को फॉलो ना करके एक पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकल कोएलिशन बनाने की कोशिश नहीं कर रही है, प्रैक्टिकल कोएलिशन बनाने की कोशिश कर रही है पावर में आने के लिए, राइट. वट आर द न्यू एलिमेंट्स ऑफ दिस एस्पेक्ट, राइट. सो दैट्स ऑल. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच यू नीड टू थोरोली रिवाइज. और अगर ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करते टाइम आपके माइंड में आंसर्स ऑलरेडी फ्रेम हो रहे थे, इट मीन्स प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी और हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स के की पॉइंट्स भी डाल दूं. इस बार टाइम रिस्ट्रिक्ट कंस्टेंट होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया. ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो, एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.